नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सामाजिक विज्ञान शिक्षण शास्त्र संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके लिए उपयोगी होंगे पेपर सेकंड के लिए। यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए और बढ़ते हैं आज के हमारे एसएसटी पेडागोजी के 30 क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा है हमारा, सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के पीछे प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? समन्वित ज्ञान प्रदान करना, एक नया विषय बनाना, विषयों की संख्या कम करना, या फोर्थ है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि निश्चित रूप से सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के जो पीछे का जो उद्देश्य होता है वो होता है समन्वित ज्ञान प्रदान करना। पहला ही विकल्प इसके लिए यहाँ पर सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आता है, सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? मानवीय संबंधों का, समसामयिक मामलों का, या फिर मानवीय समस्याओं का, या फोर्थ उपरोक्त सभी। तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत हम इन सभी का अध्ययन करते हैं। फोर्थ विकल्प इसके लिए बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कक्ष में शिक्षक के द्वारा पाठ्य विषय वस्तु पर व्याख्यान देते समय ध्यान रखना चाहिए कि। अब हमें क्या ध्यान रखना चाहिए? व्याख्यान की भाषा सहज एवं सुबोध हो, व्याख्यान में रुचिकर युक्तियों व उदाहरणों का प्रयोग हो, या फिर व्याख्यान के दौरान यथास्थान दृश्य श्रव्य साधनों का प्रयोग हो, और फोर्थ है यहाँ पर उपरोक्त सभी। तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि जब विषय कोई भी पाठ्य विषय वस्तु होती है और उस पर हम व्याख्यान शिक्षक दे रहे हैं तो यहाँ शिक्षक को इन सभी पर ध्यान रखना अनिवार्य होगा, जरूरी होगा। तो निश्चित रूप से यहाँ पर व्याख्यान जो होगा वो प्रभावी होगा। अगला क्वेश्चन होगा, कक्षा में शिक्षक का व्यवहार होना चाहिए तो निरंकुशतावादी, मुक्तात्मक, या प्रजातांत्रिक, या अत्यंत कठोर। तो देखिए हमेशा ये क्वेश्चन बाल विकास के अंतर्गत भी आता है, सामाजिक विज्ञान पेडागोजी में भी आता है, पर्यावरण पेडागोजी में भी आ जाता है। सभी जगह पर ये क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिल जाता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कक्ष में शिक्षक का व्यवहार प्रजातांत्रिक होना चाहिए, जो सबको साथ में लेकर चलने वाला होना चाहिए। तो थर्ड विकल्प इसमें हमारा उत्तर हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, सामाजिक अध्ययन के विषय का शिक्षण का उद्देश्य क्या है? छात्रों को एकीकृत ज्ञान देना, छात्रों को व्यवहारिक ज्ञान देना, छात्रों को सुनागरिकता का ज्ञान देना, या फोर्थ है उपरोक्त सभी। तो देखिए यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इस सामाजिक अध्ययन विषय के शिक्षण के उद्देश्य के अंतर्गत एकीकृत, व्यवहारिक, सुनागरिक सभी प्रकार की चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। तो फोर्थ विकल्प इसके लिए उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन जो था हमारा मिसप्रिंट हो गया था, तो इसलिए उस क्वेश्चन को यहाँ पर थोड़ा सा हमने हटा दिया है। तो यहाँ पर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। सामाजिक विज्ञान के अध्यापक को ज्ञान होना चाहिए समसामयिक घटनाओं का, गणित का, अंग्रेजी का, या फिर विज्ञान का। तो निश्चित रूप से यहाँ पर सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को समसामयिक घटनाओं का ज्ञान होना चाहिए। तो फर्स्ट विकल्प इसके लिए सही उत्तर हुए। आगे बात करते हैं, चिंतन रिक्त स्थान प्रक्रिया है मानसिक, शारीरिक, आर्थिक, या राजनीतिक। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया होती है और पहला ही इसके लिए उत्तर हो जाता है। आगे बात करते हैं, चिंतन आरंभ होता है तो चिंतन कहाँ से आरंभ होता है? किसी समस्या के कारण, किसी असंतोष के कारण, किसी इच्छा के कारण, या फिर फोर्थ उपरोक्त सभी। तो देखिए चिंतन के आरंभ होने का कोई भी कारण हो सकता है, समस्या भी हो सकती है, कोई असंतोष हमारे मन में होता है उसके कारण भी हो सकता है, या हमारी कोई इच्छा होती है तो उसके लिए भी हो सकता है। तो कोई बात नहीं, कहीं से भी आरंभ हो सकता है। तो फोर्थ विकल्प ही इसके लिए उत्तर बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ मनोवैज्ञानिक चिंतन को रिक्त स्थान कहते हैं, मनोवैज्ञानिक चिंतन का रिक्त स्थान कहते हैं। तो चिंतन को रिक्त स्थान क्या कहते हैं? तो देखिए कुछ मनोवैज्ञानिक चिंतन को क्या कहते हैं? आंतरिक संभाषण, आंतरिक वाद विवाद, मानसिक द्वंद्व, मानसिक मतभेद। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि कुछ मनोवैज्ञानिक चिंतन को आंतरिक संभाषण भी कहते हैं। अब संभाषण, आंतरिक संभाषण का मतलब है कि अपने अंदर ही अपने आप से बातें करना। तो ये कुछ मनोवैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि चिंतन एक प्रकार का आंतरिक संभाषण है। आगे बात करते हैं, चिंतन एक प्रकार का रिक्त स्थान व्यवहार है। अप्रकट, प्रकट, या फिर एक और दो दोनों, या फिर फोर्थ उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए चिंतन हम करते हैं तो ये हमारी मानसिक प्रक्रिया होती है और ये हमारे बाहर हमारे एक्ट में प्रदर्शित नहीं होती हैं।
तो ये एक अप्रकट ही होगा। तो पहला ही विकल्प इसके लिए यहाँ पर सही उत्तर हो जाता है। चिंतन एक प्रकार का अप्रकट व्यवहार है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अनुभाविक साक्ष्य होते हैं अनुभव पर आधारित, अवलोकनों पर आधारित, या फिर पूर्व अनुभव एवं अवलोकनों पर आधारित, और फोर्थ है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर कह सकते हैं कि अनुभाविक जो साक्ष्य होते हैं वो हमारे पूर्व अनुभव अवलोकनों पर आधारित होते हैं, और थर्ड विकल्प इसके लिए सही है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखें। अनुभाविक साक्ष्य के संबंध में सही तथ्य है। तो यहाँ पर अनुभविक साक्ष्य के संबंध में सही तथ्य है उसे हमें देखना है। ये प्रेक्षक के पूर्वाग्रह व धारणाओं से प्रभावित नहीं होते बशर्ते प्रयोग पर आधारित हों। और सेकेंड यहाँ पर ये किसी सिद्धांत की पुष्टि के लिए आवश्यक होते हैं। थर्ड है ये प्रयोग के निष्कर्ष प्रेक्षणों पर आधारित होते हैं। फोर्थ है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अनुभविक साक्ष्य के संबंध में सही जो तथ्य होगा वो यहाँ पर होगा उपरोक्त सभी। फोर्थ वाला विकल्प इसके लिए सही होगा। चलिए आगे क्वेश्चन आता है। ग्राफ का रूप है। तो ग्राफ किस रूप के होते हैं? क्षेत्रफल वाले ग्राफ, दंड लंब ग्राफ, चित्र ग्राफ, या फिर सभी प्रकार से। तो यहाँ पर जो दे रखे हैं इन सभी प्रकार के ग्राफ होते हैं, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर फोर्थ विकल्प का ही चयन हम इसमें करेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर सामाजिक अध्ययन का शिक्षण द्वारा अधिगम को आसान बनाने हेतु प्रयोग किए जाते हैं। दृश्य श्रव्य उपरोक्त सभी। तो निश्चित रूप से हर जगह पर यही प्रश्न आता है कि अधिगम को आसान बनाने के लिए तो दृश्य श्रव्य दोनों ही प्रकार के साधन, मैंने यहाँ पर अब देखिए दृश्य श्रव्य और यहाँ पर थर्ड में दृश्य श्रव्य दे रखा है। तो चलिए आप फोर्थ का ही चयन कर सकते हैं, क्योंकि श्रव्य का भी उपयोग हो सकता है, दृश्य का भी हो सकता है, या हमारे पास दृश्य श्रव्य अलग अलग ना हो, सम्मिलित हो तो भी कर सकते। तो इस प्रकार से फोर्थ विकल्प का चयन हम यहाँ पर कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। अनुदेशात्मक तकनीक में अधिगम को सुविधाजनक बनाने हेतु सम्मिलित की जाती है प्रविधियाँ, विधियाँ, शिक्षण सहायक सामग्री, और फोर्थ इसके लिए यहाँ पर उपरोक्त सभी। तो निश्चित रूप से यहाँ पर विधि, प्रविधि, शिक्षण सहायक सामग्री सभी इसमें उपयोग में सम्मिलित की जाती है। तो फोर्थ विकल्प होगा उत्तर। अगला क्वेश्चन है। अनुदेशात्मक सहायक प्रणाली से लाभ हैं। तो क्या लाभ होंगे? समय परिश्रम की बचत होगी, विषय को रोचक बनाना, विषय वस्तु की स्पष्टता, उपरोक्त सभी, और यहाँ पर होगा उत्तर उपरोक्त सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अनुदेशात्मक सहायक प्रणाली में मुख्यतः किस सिद्धांत का प्रयोग होता है? तो सरल से कठिन की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर भी हम कह सकते हैं कि इसमें उपरोक्त सभी हमारा सही उत्तर होगा। चलिए आगे देखें। चाक बोर्ड का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए चाक बोर्ड का प्रयोग जो होता है क्यों किया जाता है? नए तथ्यों या नियमों को प्रस्तुत करने के लिए, छात्रों को प्रदर्शन अभ्यास कराने की सुविधा के लिए, रेखा चित्र, मानचित्र, रेखांकन, और किसी तथ्य को समझाने के लिए। फोर्थ है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बिल्कुल इन सभी का जो उपयोग है वो इसमें सम्मिलित होता है। नियमों को प्रस्तुत करना हो, अभ्यास करवाना हो, या तथ्य को समझाना हो, तो सबके लिए हम इसका उपयोग करते ही करते हैं। आगे बढ़ते हैं। जब शिक्षक को वास्तविक पदार्थ वस्तुएं उपलब्ध नहीं हो पाती तो वह प्रयोग करता है। तो शिक्षक यहाँ पर किन का प्रयोग करेगा? रेखाकृति, बुलेटिन बोर्ड, मॉडल, मानचित्र। तो थर्ड विकल्प होगा इसका उत्तर मॉडल। सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री है अवक्षेपित प्रकार, प्रक्षेपित प्रकार, क्रिया आधारित प्रत्यक्ष अनुभव, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं इसके लिए कि सर्वाधिक जो प्रभावशाली शिक्षण सामग्री होगी ये यहाँ पर होगी विकल्प 3, क्रिया आधारित प्रत्यक्ष अनुभव। थर्ड विकल्प इसका सही उत्तर है। आगे अगला क्वेश्चन आता है। दृश्य श्रव्य सामग्री में प्रेक्षित सामग्री है। तो देखिए दृश्य श्रव्य सामग्री में प्रेक्षित सामग्री कौन सी? चार्ट, रेडियो, चलचित्र, वन भ्रमण। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसमें प्रेक्षित सामग्री चलचित्र, थर्ड विकल्प उत्तर होगा। आगे बात करते हैं। प्रयोजना विधि के सिद्धांत पर आधारित है। अनुभव संबंधी सिद्धांत, स्वतंत्रता संबंधी सिद्धांत, वास्तविकता संबंधी सिद्धांत, और फोर्थ है उपरोक्त सभी।
तो निश्चित रूप से यहाँ पर उत्तर बन जाएगा उपरोक्त सभी, जिसमें अनुभव, स्वतंत्रता, वास्तविकता सभी सिद्धांत लागू हो रहे हैं। आगे है वे प्रायोजनाएं जिन पर छात्र पूर्व में कार्य कर चुका है क्या कहलाती हैं? तो उन्हें हम समस्यात्मक प्रयोजनाएं, अभ्यासात्मक प्रयोजनाएं, उत्पादक प्रयोजनाएं और फोर्थ उपरोक्त उपभोक्ता प्रयोजनाएं। तो देखिए जिन पर छात्र पहले से कार्य कर चुका है तो निश्चित रूप से वो उसके अभ्यासात्मक प्रयोजनाएं कहलाएंगी और सेकंड विकल्प इसका उत्तर होगा। आगे अगला क्वेश्चन आता है श्रव्य दृश्य सामग्री नहीं है, तो जो नहीं है उसे हमें देखना है छायाचित्र, दूरदर्शन, चलचित्र या फिर ड्रामा। तो यहाँ पर जो छायाचित्र है वो किसी प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्री नहीं है और पहला विकल्प इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन आता है ऐसा चिंतन जिसका संबंध वास्तविकता से होता है कहलाता है। तो ऐसे चिंतन को हम क्या कह सकते हैं? यथार्थवादी चिंतन, स्वलीन चिंतन, सृजनात्मक चिंतन, अभिसारी चिंतन। तो ऐसा जो चिंतन जिसका संबंध वास्तविकता से होता है वो कहलाता है यथार्थवादी चिंतन। पहला विकल्प इसका सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। कक्षा का नेता होता है, तो कक्षा का नेता किसे कहेंगे? मॉनिटर, कक्षा अध्यापक, विषयाध्यापक, प्रधानाध्यापक। तो देखिए एक कक्षा का जो नेता मतलब लीडर कक्षा के होते हैं तो वो शिक्षक जो कक्षा अध्यापक होते हैं वही होते हैं। तो यहाँ पर सेकंड विकल्प जो होगा ये बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे बात करते हैं। अध्यापन के दौरान कक्ष में अधिगम को उन्नत बनाने के लिए शिक्षार्थियों के मध्य वाद विवाद का आयोजन कराने से अत्यधिक लाभ होता है सिर्फ निम्न के अलावा। तो यहाँ पर उसे चयन करना है जो गलत है, कहने का मतलब है। छात्रों को पाठ्य वस्तु समझने में सहायता मिलती है, तो बिल्कुल सही बात है। उन्नत बनाने के लिए हम जो भी वाद विवाद का आयोजन कराते हैं तो इससे पाठ्य वस्तु को समझने में सहायता मिलेगी। छात्रों का ध्यान अधिक केंद्रित होता है, पाठ्य वस्तु पर चिंतन करने के अवसर मिलते हैं और व्यर्थ में शिक्षक एवं कक्षा का समय नष्ट होता है। तो देखिए इसी को छोड़ करके बाकी तो सब ठीक है, तो यहाँ पर थर्ड वाला ही गलत इसमें शामिल है। और फोर्थ वाले को देख सकते हैं, शिक्षक को अपने अध्यापन का सही मूल्यांकन करने और उन्नत करने का अवसर उपलब्ध होता है। तो ये बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर छात्रों को पढ़ाना चाहिए अनिवार्यता व्यक्तित्व विभिन्नता के अनुसार, केवल निर्धारित कालांश में या अध्यापक की इच्छा के अनुसार। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि छात्रों को पढ़ाना चाहिए व्यक्तित्व विभिन्नता के अनुसार, जैसे बच्चे की जैसी आवश्यकता है उसी के अनुसार शिक्षक को छात्रों को पढ़ाना चाहिए। तो यहाँ पर सेकंड विकल्प हमारा सही उत्तर होगा। तो दोस्तों यहाँ पर आज के हमारे जो सामाजिक विज्ञान शिक्षण शास्त्र संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न थे ये समाप्त होते हैं। और क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्द ही एक और नए किसी अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।